जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराऊं जो तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। हेलो बच्चा पारी, दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारा प्यारा सा अच्छा सा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चा पौरी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा। तो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे मैम की क्लास तो 11 बजे से होती है, आज 8:45 से भी नहीं 8:30 से क्लास है। तो मैं बता देती हूँ बेटा इसका पीछे का रीजन। एक्चुअली हमारे घर में फंक्शंस चल रहे हैं, मेरे कजन की शादी है, तो कल सगाई थी, आज हल्दी मेहंदी है, फिर कल शादी होगी। तो कल की क्लास जो आपकी होगी वो भी थोड़ा लेट हो सकती है, 3 या 4 बजे के स्लॉट में। तो उसके लिए रेडी रहना, नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहना, ओके? क्योंकि हाँ और बहुत ज़रूरी है अपने क्लोज रिलेटिव्स की शादी अटेंड करना। तो कल रात हम 2 बजे वहाँ से आए, फिर 3 बजे तक सोए, तो और अभी फिर से भागना है। तो मैंने सोचा कि बच्चों की क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए, तो क्लास कैंसिल नहीं करनी है किसी भी हाल में। जब मैंने तुमसे कमिटमेंट मांगा है कि बच्चों कोई लेक्चर मिस नहीं करना है, कोई बैकलॉग नहीं करना है, रोज अपना काम रूटीन से वही काम रोज करना है, चाहे वो कितना भी बोरिंग लगे, क्योंकि रिजल्ट कंसिस्टेंसी से ही आता है। तो फिर मैं कैसे लेक्चर कैंसिल कर सकती हूँ? तो मैं ऑल द वे वापस आई हूँ घर लेक्चर लेने के लिए। फिर मैं आज फिर वापस लेक्चर लेने के तुरंत बाद वापस भागूंगी, तैयार होने का भी टाइम नहीं है। लेकिन हमारी जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और यही सीरियसनेस आपको अपनी प्रेपरेशन में दिखानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे हो, ठीक है चले जाओ, थोड़े टाइम के लिए चले जाओ, लेकिन फिर वापस आके अपना रूटीन बिगड़ने नहीं देना है। जैसे मेरी आज नींद पूरी नहीं हुई है, मैं सच्ची बताऊं तो मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैं क्लास में फटाफट क्लास में आके क्लास ले रही हूँ, लेकिन कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। आपको अगर अपना काम करना है तो बस करना है, और इसी से ही सक्सेस मिलेगी। तो कल की जो क्लास होगी वो नॉर्मल स्लॉट में होगी, लेकिन परसों की जो क्लास होगी दैट वुड बी इन अ डिफरेंट स्लॉट। वो शायद थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि शादी से बहुत लेट आएंगे, वही घर की शादी है तो हमें तो फेरे वेरे निपटा के तब आने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा लेट हो सकती है। शादी भी नहीं छोड़ सकती मैं, अपनी क्लास भी नहीं छोड़ सकती, तो मुझे दोनों चीजें मैनेज करनी है, और आपको भी ऐसे अपनी लाइफ में सब कुछ मैनेज करना है बेटा। एक बैलेंस लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी बैलेंस से जिंदगी में खुशी मिलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को विद फुल ऑन एनर्जी। क्या सारे बच्चे एनर्जी में हैं? क्या सारे बच्चे एनर्जेटिक हो? चलिए, अगर हो तो जोर से जहां बैठे हो वहीं बोलो, हम एनर्जेटिक हैं मैम, वी आर रेडी फॉर द लेक्चर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी में जान, बॉटनी कॉपी सामने और एनसीईआरटी बुक सामने। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने काफी सारे फैक्ट्स जाने, काफी सारी चीजें जानी। हमने ये भी जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। वो ग्रोथ करा सकती है, वो सेल डिवीजन करा सकती है, वो एंडोसाइटोसिस करा सकती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जाना होता है। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पिछली क्लास में आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नेचर पानी में घुलने का होता है। वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, लेकिन लायोफोबिक होते हैं, लिपिड से दूर भागते हैं। और हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड में घुल जाते हैं, लेकिन पानी से दूर भागते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास में मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि ट्रांसपोर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है वो कितने तरह का होता है। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर आज हम स्टार्ट करेंगे विद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा। नीतीश इज सेइंग मैम वेबसाइट पे क्लास शो नहीं हो रहा। बेटा वेबसाइट पे क्यों देख रहे हो? आप अपनी ऐप में देखो ना, ऐप में क्लास चल रही है, ऐप में। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, आ जाइए।
बॉटनी कॉपी अपनी अपने सामने खोल लीजिए, ये आपको पता ही है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इस पे कोई भी अगर मुझे अपनी बात कहनी हो या कोई रीशेड्यूलिंग हो लेक्चर को लेकर, तो यहां पर मैं कहती हूं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, रेडी हो सारे, रेडी हो? चलिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो दो तरह से हो सकता है। पहले मैं सिर्फ अभी कुछ चीजें बताऊंगी, फिर उसको डिटेल में डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। अभी के लिए ध्यान से सुनते जाओ और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफर करना होता है। ध्यान से सुनना। अब जब ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जाएंगे, ये दो तरह के हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, पिछली क्लास में आपको लिखाया था कि ये पोलर हो सकते हैं और ये नॉन पोलर हो सकते हैं। अगर पानी में घुलने जैसा नेचर है तो पोलर है, और अगर लिपिड में घुलने जैसा नेचर है तो नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करना है, पास करना है। अब इनको पार करने के लिए चार तरीके होते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चार तरीके होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो चार तरीकों से हो सकता है। वो सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, वो ऑस्मोसिस से हो सकता है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। इनमें कोई भी लोड मत लेना, परेशान मत होना। इन चारों को हम बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, एक चैप्टर होता था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पर वो डिलीट हो गया है। तो अब हम इसको यहीं बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां सुनना, इधर से जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको सेल के अंदर जाना है। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे समझो आप, ये मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाना है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब सेल के अंदर अगर इनको जाना है, सपोज इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो आप जानते हैं ना क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन शब्द का मतलब होता है मात्रा, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है। तो सेल के बाहर अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, पहले मैं सारे शब्दों को समझाऊंगी, पहले अभी सिर्फ समझिए सुकून से। अभी सुकून से समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगी, ठीक है? सुनो अभी। तो अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। अगर मॉलिक्यूल्स को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना है, यानी कि अपनी ज्यादा मात्रा से, अपनी ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ मूव करना है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट। ये सब लिखाऊंगी अभी प्रॉपर नोट्स में, अभी सिर्फ समझो। डाउन हिल मूवमेंट या फिर डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट, या फिर डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट, या अलोंग द ग्रेडियंट। अलोंग द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच में अंतर होना। अगर दो पॉइंट्स के बीच में अंतर है, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हाई है और एक जगह कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो इसे हम कहते हैं बेटा ग्रेडियंट, राइट? इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब जब दो पॉइंट्स के बीच में कॉन्सेंट्रेशन में अंतर हो, तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये वर्ड समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भाग रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट, या डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट, या अलोंग द ग्रेडियंट। अलोंग द ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट के साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा है, अगर सेल के बाहर सपोज जो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, यानी कि जो मूवमेंट होगा अब वो लो टू हाई होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। इस तरह के मूवमेंट को हम अप हिल मूवमेंट कहते हैं। अप हिल मूवमेंट या फिर अगेंस्ट द ग्रेडियंट, या फिर हम इसे कैसा मूवमेंट कहते हैं बेटा? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब ग्रेडियंट से उल्टा, मतलब लो से हाई। क्लियर है?
तो दो तरह का मूवमेंट हो गया, एक डाउन हिल मूवमेंट है और एक अप हिल मूवमेंट है। डाउन हिल मूवमेंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, और अप हिल मूवमेंट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो ये दो तरह का मूवमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आई? तो हमें अभी तक मैम ने दो बातें समझाई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पार करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर, और उसके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है वो डाउन हिल भी हो सकता है और वो अप हिल भी हो सकता है। जब मॉलिक्यूल्स को डाउन हिल मूव करना होता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना होता है, तो उसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, क्योंकि ये काम खुद ब खुद होता है। कोई भी चीज अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ अपने आप भागती है। अगर आप किसी कोने में, कमरे के किसी कोने में पानी डाल दो, तो पानी जो है वह कहां से कहां भागता है, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ भागता है। तो ज्यादा से कम की तरफ भागना ये काम खुद ब खुद हो जाता है, यानी कि ये डिफ्यूजन है, यहां पे एनर्जी खर्च नहीं होती है। लेकिन जब हमें चीजों को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भगाना होता है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट भगाना होता है, तो ये काम खुद ब खुद नहीं होता है, इसमें एनर्जी का खर्चा होता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो दो तरह से हो सकता है, पैसिव और एक्टिव। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो उसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट डाउन हिल होता है, और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी का खर्चा होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है। क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई? इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई? वेरी नाइस। चलिए आ जाइए, तो पहले इतना लिखते हैं, फिर उसके बाद की कहानी धीरे धीरे हम डिटेल में लिखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता और कोई दिमाग में परेशानी महसूस नहीं होती है। चलिए, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं, आ जाइए अब लिखते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। चलिए अपनी अपनी बॉटनी कॉपी खोल लेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे और ध्यान से सुनेंगे बेटा, बोल बोल कर लिखेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस बेटा मेरे कितने तरह का ट्रांसपोर्ट बताया मैम ने? बेटा मैम ने बताया दो तरह का ट्रांसपोर्ट, एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हो गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साथ साथ लिखते जाएंगे, बोल बोल कर लिखते जाएंगे, एनर्जी को बना के रखेंगे, एकदम हाई एनर्जी होनी चाहिए, सोएगा कोई नहीं, साथ साथ क्लास के याद करते चलना है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या लिखा, जल्दी से बताओ? पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने लिखा कि यहां जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होता है ये कैसा होता है बेटा? कैसा मूवमेंट बताया? डाउन हिल मूवमेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो डाउन हिल होता है। माने डाउन हिल को हम दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं? हम उसे अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट भी कहते हैं। अलोंग द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ साथ, राइट, अलोंग द ग्रेडियंट, या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट भी कहते हैं। डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है मैम? बेटा इसका मतलब होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इन तीनों शब्दों का मतलब है जब मॉलिक्यूल्स अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ भागते हैं, तो इस मूवमेंट को हम डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट, अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट या फिर डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई पैसिव ट्रांसपोर्ट की?
अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा जो मूवमेंट होगा दैट वुड बी अपहिल मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा मूवमेंट हुआ? अपहिल मूवमेंट। ठीक है जी। अपहिल मूवमेंट का मतलब क्या होता है मैम? बेटा इसका मतलब होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट माने ग्रेडियंट के खिलाफ, ग्रेडियंट के उल्टा। और ग्रेडियंट का उल्टे का मतलब होने का क्या होता है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की तरफ। फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? डाउन द ग्रेडियंट। तो ये दो तरह का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपने दोनों का मतलब अच्छे से समझ लिया। ओके बेटा, चलिए अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये भी फर्दर 3 तरह का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी फर्दर 3 तरह का होता है। इट कैन बी सिंपल डिफ्यूजन, it can be simple diffusion, it can be facilitated diffusion, and it can be osmosis. It can be osmosis. एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं, लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो सकता है, और वो ऑस्मोसिस से भी हो सकता है। ठीक है बच्चा पाड़ी? क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर? बताएंगे? क्लियर है? चलिए जी मैम, इतना हमें समझ में आया। अब इन तीनों के बीच में मैं तुम्हें फर्क समझाऊंगी कि सिंपल डिफ्यूजन के दौरान भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेम मूवमेंट हो रहा है, ऑस्मोसिस में भी सेम मूवमेंट हो रहा है। फिर इन तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, आ जाओ समझते हैं। इतना सबने लिख लिया बेटा? इतना सबको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब तुम्हें डायग्राम से समझाते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपको बताते हैं सिंपल डिफ्यूजन। आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन आपने कई जगह पढ़ा होगा। ये जो वर्ड डिफ्यूजन है, इसको हम केवल बायो में नहीं पढ़ते, इसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन का सिंपल मतलब क्या होता है? जब चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ खुद ब खुद भाग जाती हैं। जैसे आप अगर किसी कमरे में अगरबत्ती लगा दो तो थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, तो ये डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है, जो आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, लिविंग सिस्टम्स में भी और नॉन लिविंग सिस्टम्स में भी। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई इतना तामझाम होता नहीं है। यहां पर सिंपली आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजों को भेजना है। तो देखो सिंपल डिफ्यूजन कैसा दिखेगा नॉर्मली। ये बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाना है, इन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाना है, राइट? ध्यान से समझ लेंगे बेटा। ओके बेटा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है, मात्रा है, ये यहां बाहर ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है। तो मॉलिक्यूल्स को अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, यानी कि डाउन हिल मूवमेंट दिखाना है, अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट दिखाना है, डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट दिखाना है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये खुद ब खुद बाहर से अंदर की तरफ चले जाएंगे।
ये सिंपल डिफ्यूजन है। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सेल के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी ज्यादा मात्रा में हैं, उन्हें सेल के अंदर जाना है और वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब बिल्कुल बिना किसी तामझाम के आराम से मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना बात को, सारे बच्चे बात को ध्यान से सुनेंगे कि मैंने तुम्हें बताया था, कितने बच्चों को याद है पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो ओवरऑल नेचर होता है, नोट लगा के बताया था कि ओवरऑल नेचर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो नॉन पोलर होता है। कितने बच्चों को याद है पिछली क्लास से? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। शोएब पूछ रहा है 8:30 से कब क्लास होने लगी? बेटा नोटिफिकेशन आपको मिला होगा, मैंने नोटिफिकेशन पुश कराया था, आपको मिला होगा। अपना नोटिफिकेशन ऐप में वो चेक किया करो बेटा, आपको ऐप में नोटिफिकेशंस आते हैं, उनको चेक करना। आज थोड़ा सा स्पेशल था इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी क्लास ली है। हाँ याद है, वेरी गुड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ओवरऑल नेचर होता है वो नॉन पोलर होता है, यानी कि पानी, जो पानी में घुलने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो अलाउ नहीं करती आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करने के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है ये हर तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता है। दिस सिंपल डिफ्यूजन अकर्स ओनली फॉर किस तरह के मॉलिक्यूल्स को? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आसानी से अंदर जाने देती है। ध्यान से समझिएगा बेटा, किस तरह के मॉलिक्यूल्स को आसानी से अंदर जाने देती है? सबसे पहले तो वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, और दूसरा वो नेचर में नॉन पोलर हो, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है, कोई भी मॉलिक्यूल दुनिया का वो सेल के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन के, मैं अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में हूं और मुझे सेल के अंदर जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो पहले तो सेलेक्ट करेगी कि क्या सेल को इसकी जरूरत है या नहीं है, तभी अंदर आने देगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर खड़ा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसे सेल के अंदर एंट्री मिल ही जाएगी, नहीं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करेगी कि वो जरूरी है या नहीं है, फिर दूसरा उसका नेचर देखेगी कैसा है, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मेरे जैसा है ना, क्या इस मॉलिक्यूल का नेचर मेरे जैसा है, ये पोलर तो नहीं है, इसका नेचर पानी में घुलने जैसा है तो नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खुद का नेचर कैसा है, नॉन पोलर है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिनका नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिना रोक टोक के, अगर वो सेल के लिए जरूरी है, अगर, फिर से बोल रही हूं, अगर उस मॉलिक्यूल की सेल को जरूरत है, वो सेल के लिए जरूरी है और उसका नेचर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा है यानी कि नॉन पोलर है और उसकी मात्रा सेल के बाहर ज्यादा है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से सेल के अंदर चला जाएगा। तो वो सिंपल डिफ्यूजन से सेल के अंदर चला जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है बेटा? तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो एक ऐसा तरीका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होने का जिसमें कोई तामझाम नहीं लग रहा, कोई प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा है यानी कि नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो सेल के बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे बिना किसी रोक टोक के जाने देगी, बशर्ते उसकी जरूरत सेल के अंदर हो, बशर्ते उसकी जरूरत सेल के अंदर हो। इतना बात समझ में आ गई? जैसे गैसेस जो होती हैं, ऑक्सीजन और CO2, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिंपल डिफ्यूजन से होता है। आप जानते हैं ना, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है, CO2 को निकाला जाता है, तो जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो भी सिंपल डिफ्यूजन से होता है और ऐसे मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल हो और नॉन पोलर हो उनका मूवमेंट भी सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन करेक्ट है बेटा? क्लियर है मेरे बच्चों?
चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। टॉप सीक्रेट, आज तो मैंने मुंह भी नहीं धोया, इतना लेट आए थे रात में, मैं लिटरली बस ऐसे ही पढ़ाने आ गई हूँ आज, किसी को बताना मत, ठीक है। चलो, सिंपल डिफ्यूजन के बाद अब मैं तुम्हें बताती हूं कि फैसिलिटी, अब ऑस्मोसिस देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस देखते हैं, फिर मैं पूरी एक टेबल बनाऊंगी और इस टेबल में तुम्हें अच्छे से सारा समझा दूं। तो मैंने सिंपल डिफ्यूजन तुम्हें बता दिया बेटा कि सिंपल डिफ्यूजन कौन से मॉलिक्यूल्स का और कब देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन। अब ऑस्मोसिस देखते हैं। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इनको अंदर जाना है, पर स्पेसिफिकली ये पानी है, दिस इज वाटर। अगर वाटर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इधर हाई है और इधर लो है, तो यहां पे जो पानी का मूवमेंट होगा वो डाउन द ग्रेडियंट होगा। तो ऑस्मोसिस भी इट्स इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है। तो स्पेसिफिकली जब पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, स्पेसिफिकली जब पानी अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बस थोड़ा सा फर्क यह है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। अभी मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन जो होता है वो कहीं भी देखने को मिल सकता है, वो कमरे में भी देखने को मिल सकता है, वो एक लिविंग सेल में भी देखने को मिल सकता है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सिस्टम्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए एक सेलेक्टिव परमिएबल होना बहुत जरूरी है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, और यहां पर मूवमेंट केवल पानी का होता है। ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्यूट का मूवमेंट कभी नहीं होता, चीनी का मूवमेंट नहीं होता। ये ऑस्मोसिस को आप डिटेल में कहां पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। पहले हम इसको ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, लेकिन अब ये यहां से डिलीटेड है। इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि व्हाट एक्चुअली ऑस्मोसिस इज, राइट। तो ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, जहां पर मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, और ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी का खर्चा नहीं होता। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पानी को क्रॉस करना है, पानी चाहता है सेल के अंदर जाना अपनी हाई मात्रा से अपनी लो मात्रा की तरफ, तो वो सिंपल ऑस्मोसिस से होता है। क्लियर है बेटा? वो सिंपल ऑस्मोसिस से होता है। बस ऑस्मोसिस में एक चीज की जरूरत बहुत होती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे डिफ्यूजन तो कहीं भी हो जाता है, लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, लेकिन ऑस्मोसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तभी होगा जब सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मिलेगी। ओके, बस ये फर्क है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ऑस्मोसिस क्या है? ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, बस इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। डिफ्यूजन तो कहीं भी हो जाता है, कमरे में भी हो जाता है, अगरबत्ती का जो खुशबू फैलना होता है, लेकिन इसके लिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। आप वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं, जैसे नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, या फिर लिविंग सिस्टम में ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है? चलो, तो पानी जो है, पानी सेल के अंदर कैसे जाता है? बाय ऑस्मोसिस। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद तुम्हें समझाते हैं बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जितना अभी जरूरी है, जितना नीट में यहां से पूछा जाएगा, मैं उतना बता रही हूं। बताने को मैं इसमें बहुत कुछ बता सकती हूं, लेकिन मैंने इस साल ये सोचा है कि हम वही चीजें पढ़ेंगे जो जरूरी हैं और आती हैं। पहले मैं बच्चों को रिसर्च करा देती थी लेक्चर में, तो बच्चे बोलते थे मैम हमें नहीं पढ़ना इतना ज्यादा। तो अब इस साल मैंने थोड़ा सा ये सोचा है बेटा कि हम एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे जो नीट में आता है। हम एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे जो नीट में आता है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है तो फिर बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होती है।
राइट, आ जाओ। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही प्यारी सी चीज है। अभी आपको मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खुद का नेचर कैसा है, नॉन पोलर है, खुद का नेचर है ना, यानी कि वो कैसा नेचर रखती है, हाइड्रोफोबिक नेचर रखती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां ये मॉलिक्यूल्स हैं बाहर, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर जाना चाहते हैं। तो तुम कहोगे चले जाएंगे मैम, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, चले जाएंगे। अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं, तो वो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका नेचर जो है वो पोलर है, इफ दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स और यू कैन से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, तो भले ही इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा है, उसके बावजूद भी सेल जो है इनकी एंट्री को मना कर देगा। नो, नो मीन्स नो। तो सेल कह रहा है नहीं भैया, तुम्हें हम अंदर जाने नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खुद का नेचर कैसा है, नॉन पोलर नेचर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लग रहा है ये मॉलिक्यूल्स मेरे जैसे नहीं हैं, इनका नेचर मेरे जैसा नहीं है, तो बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके मूवमेंट को रोक देती है, कहती है कि नहीं तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी सेल के अंदर। लेकिन सेल को तो जरूरत है इनकी, सेल अंदर से चिल्ला रहा है अरे रुक जा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहन, हमें इनकी जरूरत है सेल के अंदर, इतना ईगो में मत आ, इतना घमंड किस बात का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी ईगो में, अपने घमंड में खड़ी हुई है, बोल रही है कि मैं नहीं आने दूंगी इन मॉलिक्यूल्स को अंदर, क्योंकि ये मेरे जैसे नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, इनका नेचर मेरे जैसा नहीं है। लेकिन सेल अंदर से चिल्ला रहा है बहन हमें इनकी जरूरत है, कोई तो जुगाड़ होगा जिससे ये अंदर आ सके। तो भैया सेल भीख मांग रहा है कि हमें इनकी जरूरत है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी ईगो में है कि इनका नेचर मेरे जैसा नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगी इनको अंदर। तो फिर जैसे हर एक लड़ाई में अगर लड़ाई हो रही हो तो कोई ना कोई मीडिएटर होता है कि चलो भाई लड़ाई को सुलटा देते हैं, ऐसा काम बहुत लोग करते हैं ना। तो यहां भी लड़ाई को सुलटाने के लिए पिक्चर में आएंगे कुछ स्पेशल प्रोटीन। तो यहां मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन कह देते हैं। तो हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खुद का नेचर कैसा है, यह हम पहले भी आपको लिखा चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खुद का नेचर होता है नॉन पोलर, यानी कि हाइड्रोफोबिक। तो वो नहीं जाने देगी इन मॉलिक्यूल्स को अंदर। तो फिर ये जो स्पेशल प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन, ये पिक्चर में आते हैं, ये पिक्चर में आते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, चलो भाई हम मदद करते हैं। तो ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स बाहर रो रहे हैं इनको कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। रुक जाओ भैया, रोना बंद करो, क्या रोना गाना लगा रखा है, रुक जाओ, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। तुम्हें अंदर जाना है ना सेल के, ठीक है मैं ले जाता हूं, रुको। तो ये कहता है रुक जाओ, चले जाओ तुम यहां से सेल के अंदर। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। तो फिर ये मॉलिक्यूल्स को डर लग रहा होता है कि आजकल जब कोई मदद करता है बिना कुछ मांगे तो हमें शक होता है यार ये बिना किसी डिमांड के हमारी मदद कर रहा है, कोई तो गड़बड़ है। तो ये मॉलिक्यूल्स को लगता है कि ये कैरियर प्रोटीन हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। तो फिर कैरियर प्रोटीन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूं,
सुन लो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे कि मैं ये काम तभी कर सकता हूं जब तुम्हारी मात्रा सेल के बाहर ज्यादा हो और सेल के अंदर लो हो। अगर तुम बाहर लो हो तो मैं तुम्हें खींच नहीं सकता अंदर, मतलब मैं ये काम अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं करवा सकते हम। अगर तुम कहो कि हम तो बाहर कम हैं और हमें फिर भी अंदर खींच लो, तो ये काम हमसे नहीं होगा। तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं। पिछली बार जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो बताया था ऐसे प्रोटीन जो पूरी की पूरी तरह धसे रहते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिन्हें मैंने आपको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन समझाया था, याद है? तो उसमें मैंने कहा था वाटर का केस बेटा स्पेशल है, वाटर का केस स्पेशल है, वो ऑस्मोसिस के हेल्प से जाता है, राइट? तो अब ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक शर्त है कि मूवमेंट जो होगा वो अलोंग द ग्रेडियंट होगा और हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स पूछते हैं तुम इसके लिए कुछ पैसा वैसा तुम्हें चाहिए या ऐसे ही कर दोगे? तो फिर ये कहते हैं नहीं, हम ऐसे ही कर देंगे, हम सोशल सर्विस करते हैं, हम सोशल वर्कर हैं। तो ये कैरियर प्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका नेचर पोलर है, उनको सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाने में मदद करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट करने का मतलब क्या होता है? किसी की मदद कर देना, किसी की हेल्प कर देना। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ खुद ब खुद जाएं बिना एनर्जी के खर्चे के, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन वो थोड़ा स्पेशल क्यों है? क्योंकि वहां सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ऐसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, यहां भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, पर यहां स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है मेम्ब्रेन के अंदर, जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स कहते हैं, लेकिन ये भी डाउन द ग्रेडियंट ही होता है। तो फैसिलिटेट यहां पे डिफ्यूजन की कोई हेल्प कर रहा है, यहां पर डिफ्यूजन को कोई फैसिलिटेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और वो हेल्पर कौन है? वो हेल्पर है कैरियर प्रोटीन्स। सो हियर कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स और channel proteins help the movement of polar molecules across the membrane और ये मूवमेंट भी कैसा होता है? डाउनहिल होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि डिफ्यूजन के ही तीन प्रकार हैं। डिफ्यूजन के ही तीन प्रकार हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तीनों डिफ्यूजन के ही तीन प्रकार हैं। बस फर्क ये है कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी हो जाता है, चाहे लिविंग सिस्टम हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो। ऑस्मोसिस होने के लिए हमें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने के लिए हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए। लेकिन इन तीनों में कॉमन चीज क्या है कि इन तीनों में ही एनर्जी का खर्चा नहीं होता और मूवमेंट डाउन द ग्रेडियंट होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। बताइए, बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? बताओ मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई? जल्दी बोलिए। तो ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बहुत बेहतरीन। चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड हैं। सपोज जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, आप देख रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज है।
तो किसी भी चार्ज चीज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डर लगता है, जिसके ऊपर चार्ज हो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लगता है इसके ऊपर चार्ज है यार, ये कुछ गड़बड़ ना कर दे मेरे साथ। तो पहली बात तो ये, जो तू ये चार्ज रखती है और चार्ज के बाद तुम लो कॉन्सेंट्रेशन में भी हो, तुम कह रहे हो एक तो तुम्हारे ऊपर चार्ज, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो तुम्हारे ऊपर चार्ज है, ऊपर से तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर लो है और सेल के अंदर कम है, तो भैया जरा हमें ये बता दो कि हम कैसे तुम्हें सेल के अंदर आने दें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है भैया नहीं, मुझसे नहीं होगा। एक तो तुम्हारे ऊपर चार्ज है, मुझे उससे डर लग रहा है, दूसरा तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम है, तो कैसे खुद ब खुद आ जाओगे। तो इसके लिए यहां पर पिक्चर में आते हैं एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यहां पर भी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। जैसे वहां हमने कहा था मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स कह देते हैं। यहां जो मेम्ब्रेन प्रोटीन इस चीज में हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं पंप्स, उन्हें हम कहते हैं पंप्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अंदर जाने से मना कर रही है, नहीं भैया तुम्हारे ऊपर चार्ज है जी, तुम्हारे ऊपर चार्ज है जी, और ऐसे तो तुम कैसे चले जाओगे अंदर, नहीं जाने देंगे। तो यहां पर पिक्चर में एंट्री होती है पंप्स की। तो ये पंप्स पिक्चर में आते हैं और कहते हैं कोई ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर सोडियम और पोटेशियम कहते हैं यार तुम हमारी मदद तो कर रहे हो, बदले में तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो ये पंप्स कहते हैं ऑब्वियसली फोकट में थोड़ी ना करेंगे, पैसा चाहिए, पैसा पैसा लगेगा। तो जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं, वो तो क्या होते हैं, परोपकारी, सोशल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, पंप्स जिन्हें हम कहते हैं, ये लालची हैं। ये कह रहे ना भैया ऐसे ना होता, पैसा लगता है, कलयुग है, फ्री में कुछ नहीं होता भाई साहब। सो ये जो पंप्स होते हैं ये एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें ये काम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, एटीपीज चाहिए होते हैं। इन्हें ये काम करने के लिए एटीपीज चाहिए होते हैं, राइट। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट है, ये अप हिल मूवमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे हो सकता है। क्या आपको चारों चीजें समझ में आ गई हैं? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है। जल्दी से मुझे बताएंगे। चलिए एक बार मैं फटाफट से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देती हूं। हमने क्या देखा बेटा कि सिंपल डिफ्यूजन जो है उसमें जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और जिनका नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है या फिर वो गैसेस होती हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर जाती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली पानी की बात करते हैं तो पानी के लिए ऑस्मोसिस होता है, जो स्पेशल केस है, पानी को अलाउ कर देती है सेल, क्योंकि पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर खुद पानी भी होता है, लेकिन इसे होने के लिए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स को जाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ तो वहां पर कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चार्ज्ड पार्टिकल्स को अगर अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना होता है तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। डाउट्स अभी देखूंगी बेटा, मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर लूं फिर मैं डाउट्स देखती हूं। आ जाओ, अब एक बार हम इसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं। आ जाइए, एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं कि इन चारों में फर्क क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है। चलो बेटा एक टेबल बना लो फटाफट से, 4 खाने बना लो, 4 रोज बना लो, जिसमें हम इन सबको कंपेयर करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
पहले क्वेश्चन यहां से बहुत डिटेल में आता था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में इसको पढ़ाते थे, लेकिन अब इससे जितना बताऊंगी उतना ही सवाल आता है, इतना डिटेल में इनको नहीं बताया जाता। बहुत डिटेल में बताने लगूंगी तो इसमें 2 क्लास चली जाएंगी, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में इसको बहुत ही डिटेल में बताते थे, पर जितना यहाँ रिक्वायर्ड है, जितना जरूरी है, उतना आपको बता रहे हैं। चलिए, तो सिंपल डिफ्यूजन में ध्यान से समझेंगे, ये कैसा मूवमेंट है, यहां पर कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, डाउन हिल मूवमेंट, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस में भी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, डाउन हिल मूवमेंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी डाउन हिल मूवमेंट, यानी कि तीनों के तीनों पैसिव प्रोसेस है, यानी कि यहां पे एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अप हिल मूवमेंट है। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी जो है नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी एटीपी की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर भी ऑस्मोसिस में भी नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, ये काम खुद ब खुद होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, पर हियर इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी की जरूरत होती है। सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड, मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती ये काम कराने के लिए। ऐसे ही ऑस्मोसिस में भी किसी तरह के प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती ये काम कराने के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी किसी तरह के प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती ये काम कराने के लिए। सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जरूरत पड़ती है किसकी, दिमाग कहां चला गया, कैरियर प्रोटीन्स की। तो यहां पर कैरियर प्रोटीन्स, जिन्हें हम चैनल प्रोटीन्स भी कह देते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, आर रिक्वायर्ड। तो कई बार बच्चों को यह लगता है कि जहां भी प्रोटीन की जरूरत होती है, इसका मतलब वहां पर एनर्जी लगती होगी, तो यह सोचना गलत है। कई बच्चे ऐसे कहते थे, जब मैं ऑफलाइन क्लास में थी, क्लासेस करती थी, तो मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसमें कैरियर प्रोटीन्स लग रहे हैं काम कराने के लिए, तो वहां भी तो एनर्जी खर्च होगी ना मैम। ऐसा मत सोचना बेटा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के दौरान कैरियर प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर ध्यान रखना ये कैरियर प्रोटीन्स और ये चैनल प्रोटीन्स परोपकारी हैं, इन्हें नहीं चाहिए पैसा। अभी भी कलयुग में कुछ लोग अच्छे हैं, तुम और हम अच्छे हैं राइट। तो वहां पंप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, अब सिंपल डिफ्यूजन से किस तरह के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ये देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड, किस तरह के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन से, मैंने आपको बता दिया। जिन पर कोई चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल हो, उनका नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा हो, वो नॉन पोलर हो, और गैसेस। ऑस्मोसिस के लिए हम पानी कह देते हैं, वाटर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ। और अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पे चार्ज्ड आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से सीधा पूछ लेता है बेटा। क्लियर है मेरे बच्चों? हर्षिता पूछ रही है मैम वाटर तो पोलर है ना। बेटा वाटर का जो केस है वो स्पेशल है। वाटर के लिए भी एक्वापोरेंस होते हैं, उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर देती है, राइट। जैसे कि अब तुम जानते हो पानी देना बंद कर दिया ना हमने पाकिस्तान को। पानी
जी लेंगे क्या वो? बताओ। हिंदुस्तान अभी तक पानी छोड़ रहा था, भले ही दोनों की ना बनती हो देशों की, पर पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना नहीं रह सकते। तो हिंदुस्तान भी दे रहा था पाकिस्तान को पानी। तो यहां पे सारी ईगो वीगो सब हट जाती है, सारी दुश्मनी हट जाती है, क्योंकि पानी ही जीवन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी को ईगो नहीं देती है, क्योंकि उसे पता है कि इसके बिना काम नहीं चलना भैया, सब कुछ पानी में ही होता है। इसके बिना काम नहीं चलना, सब कुछ पानी में ही होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी को नहीं रोकती है। पानी का जो केस है वो स्पेशल है, जो कि फैसिलिटेट होता है ऑस्मोसिस से, लेकिन बाकी के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लगता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बेहतरीन। तो मैम ये सब तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, हमें क्लियर हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन कौन से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। हमें सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का होता है ये भी हमें क्लियर हो गया है। अब सारे बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक सामने खोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी की भाषा को लपेट के आएगा। रेडी हैं सारे बच्चे? मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पोरेंस से भी होता है ना? हाँ बेटा, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उन्हें पोरेंस भी कह देते हैं कई बार। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं और ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, अगर थोड़े बड़े होते हैं साइज में, इफ बिगर इन साइज, ये पहले सब ट्रांसपोर्ट इन प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ाते थे बेटा, लेकिन अब ये सवाल नहीं आएगा। इफ बिगर इन साइज, अगर काफी बड़े हो तो उन्हें पोरेंस कह देते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं पोरेंस। ठीक है, अगर साइज थोड़ा ज्यादा हो। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी इस पे सवाल अब आता नहीं है। आ जाइए देखते हैं बेटा। One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it. Plasma membrane का एक जो बहुत important function है वो क्या है कि वो responsible होती है transport of molecules के लिए। The membrane is selectively permeable. हम सबको पता है कि plasma membrane selectively permeable होती है to some molecules present on either side of it. To some molecules, कुछ को तो वो आने ही नहीं देती है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स को तो वो अंदर आने ही नहीं देती है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, माने कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वो एंट्री देती है, बाकियों को तो वो एंट्री नहीं देती है सेल के अंदर। तो इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट। ईदर साइड ऑफ इट मतलब चाहे सेल के अंदर हो वो मॉलिक्यूल, सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल है, इसको अंदर से बाहर जाना है, या फिर सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव टू कम इनटू द सेल। तो दोनों ही साइड के लिए, दोनों ही साइड के मूवमेंट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसे पता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाने देना है ऑन रिक्वायरमेंट और कौन से मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने देना है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ईदर साइड मतलब दोनों साइड, मेम्ब्रेन के दोनों साइड। Many molecules can move briefly across the membrane. बहुत सारे molecules ऐसे हैं जो membrane को पास कर सकते हैं without any requirement of energy. बिना energy के खर्चे के काफी सारे molecules ऐसे हैं जो plasma membrane को क्रॉस कर सकते हैं, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जब एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं, देखना ध्यान देना बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूट, न्यूट्रल के मायने क्या है? जब चार्ज ना हो सॉल्यूट के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज ना हो, मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पर चार्ज नहीं है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन आपको सीधा एज इट इज, ये वाली जो लाइन है ये सीधा एज इट इज क्वेश्चंस में मिल सकती है कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूट्स को अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेल के अंदर जाना है तो आप सिंपल कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द ग्रेडियंट। और यहां पे देखो मूवमेंट कैसे हो रहा है बेटा, अलोंग द ग्रेडियंट, यानी कि डाउन हिल मूवमेंट, यानी कि डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट, यानी कि जिसका मतलब है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। चलिए फिर वो बात कर रहा है पानी की।
water may also move across the membrane from higher to lower concentration and the movement of water is called as osmosis. पानी का मूवमेंट एक स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन से होता है जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये मूवमेंट भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यानी कि डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है। चलिए अब बात किसकी आ गई पिक्चर में, देखो अब बात हो रही है पोलर मॉलिक्यूल्स की, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल्स आ गए। दे कैन नॉट पास, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर है वो नॉन पोलर नेचर है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स उसके अक्रॉस नहीं पास कर सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो उसने यहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ फैसिलिटेट वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये जो लाइंस हैं यहां पर, यहां किसकी बात हुई है, यहां फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हुई है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, और इस तरह के डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देते हैं। ठीक है मैम। अ फ्यू आयंस, अब देखो किसकी बात हो रही है, आयंस की बात हो रही है, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स की बात हो रही है, और मॉलिक्यूल्स, चाहे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हो चाहे आयंस हो, आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। या तो आयंस हो या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चार्ज्ड आयंस ही हो। देखो अगर मॉलिक्यूल्स को अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना है, सिंपली समझना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल, इसको सेल के अंदर जाना है, पर इसकी मात्रा सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है। ये चाहे किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो, किसी भी तरह का, पोलर हो, नॉन पोलर हो, चार्ज्ड हो या अनचार्ज्ड हो, न्यूट्रल हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, कैसा भी, एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तुम समझ रहे हो, एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बच्चे तुम्हें भूत कहते हैं। किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो, समझ रहे हो, इसको सेल के अंदर जाना है लेकिन इसकी मात्रा सेल के बाहर कम है, तो ऐसा करने के लिए हमेशा पंप्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट चार्ज्ड आयंस का तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ही, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो कैसा भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसकी मात्रा सेल के बाहर कम है तो ऐसा करने के लिए यहां सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता, यहां हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो उसने कह दिया साफ साफ, अ फ्यू आयंस, कुछ आयंस जैसे सोडियम पोटेशियम, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स या फिर किसी भी तरह का मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उन्हें हमें मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करना है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उनके ग्रेडियंट के खिलाफ, यानी कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन। तो ऐसे मूवमेंट को एनर्जी डिपेंडेंट होता है और उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है सोडियम पोटेशियम पंप का। तो ये जो लाइंस हैं ये एज इट इज क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये लाइंस एज इट इज क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो क्लियर है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन किनका होना है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किनका होना है, ऑस्मोसिस किनका होना है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ आयंस का या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कैसा भी नेचर रखता हो, अगर उसको अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। पंप्स क्या होते हैं, पंप्स ऐसे स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराने। चलिए अब हम फटाफट से इससे रिलेटेड डाउट्स देख लेते हैं बेटा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर पढ़ेंगे। सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो सकता है क्या? बेटा सोडियम पोटेशियम जो चार्ज्ड आयंस होते हैं वहां पर चार्ज चीजों के लिए पंप्स रिक्वायर्ड होते हैं।
मैम पंप्स कितने पैसे लेगा? ये तो पंप टू पंप डिपेंड करता है बेटा। मैम कैरियर प्रोटीन पोलर होता है तो नॉन पोलर को क्यों आने देता है? कैरियर प्रोटीन पोलर होता है, ऐसा मैंने कहां बोला कैरियर प्रोटीन पोलर है? कैरियर प्रोटीन तो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट एक टाइप का प्रोटीन है और ये प्रोटीन पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। मैम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है तो कैसे वाटर, मैंने आपको बता दिया वाटर का केस स्पेशल है बेटा, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस एंड सिंपल डिफ्यूजन दोनों में क्यों नहीं है जबकि दोनों हायर टू लोअर है? अरे हाय, सारी बातें लिखी नहीं जाती बेटा, सारी बातें लिखी नहीं जाती हैं। मुझे समझ ही नहीं आया डाउट। अलोंग द ग्रेडियंट ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन दोनों में क्यों नहीं है? दोनों में ही होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, तीनों में ही मूवमेंट अलोंग द ग्रेडियंट, डाउन द ग्रेडियंट या फिर डाउन हिल होता है। ठीक है मैम, जो ट्रांसपोर्ट है तीनों में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस में हो रहा है? क्या ये न्यूक्लियस ऑफ सेल में हो रहा है? बेटा ट्रांसपोर्ट जो है वो कहीं भी हो सकता है, सेल ऑर्गेनली के आर पार भी हो सकता है। जैसे जो सेल की पूरी मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको अगर पार करना है, या फिर किसी सेल ऑर्गेनली की मेम्ब्रेन को पार करना है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार करना है, तो सब जगह यही रूल अप्लाई होते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हर जगह है। जो सेल की जो मेम्ब्रेन है पूरे के पूरे सेल की, वहां भी यही सेम चीजें होंगी, या कोई सेल ऑर्गेनली है उसकी खुद की जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस भी चीजें ऐसे ही होंगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी चीजें ऐसी ही होंगी। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाइए फटाफट से, आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दीजिए जल्दी से बेटा, पढ़िए ध्यान से और फिर जवाब दीजिए। Which one is not incorrect for plasma membrane? Which one is not incorrect? यानी कि आपको क्या बताना है? Not incorrect का मतलब है इनमें से सही क्या है? नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट नहीं होगा, सॉरी बेटा इसको ठीक कर लो, नॉट इनकरेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा ये। विच वन इज नॉट करेक्ट? विच वन इज नॉट करेक्ट? इसका पोल हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। क्या है? विच वन इज नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट नहीं। विच वन इज नॉट करेक्ट होगा? हाँ चलो, मिस प्रिंटिंग हो गई थोड़ी सी, आ जाइए देखते हैं। इनमें से नॉट करेक्ट यानी कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। मिस प्रिंटिंग हो गई बेटा, सॉरी। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, ये तो हमने अभी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी, एकदम सही है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी बात सही है, अभी अभी हमने पढ़ा। It allows neutral solutes to pass through only by carrier protein. Neutral solutes की बात तो हमने कहां से करी है? सिंपल डिफ्यूजन में करी है। तो वो कह रहा है कि ऐसे सल्यूट जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, वो उन्हें कराने के लिए, उनका ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमेशा कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ये बात तो गलत है, ऐसा तो नहीं है कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उनको कराने के लिए हमेशा कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? वो तो तब पड़ेगी जब वो न्यूट्रल सॉल्यूट नेचर में कैसे हो? नेचर में पोलर हो, तब कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज न्यूट्रल सॉल्यूट्स तो सिंपल डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो पोल थोड़ा बिगड़ा हो सकता है, हाँ पोल बिगड़ गया, कोई ना, चलो नेक्स्ट पोल करके बताओ फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? इनमें से कौन सा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जल्दी से बताइए बेटा।
हमें पता है ये ऊपर के तीनों जो हैं ये अलोंग द ग्रेडियंट होते हैं, डाउन हिल मूवमेंट होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। 74% बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये फटाफट से जवाब दीजिए। पोलर मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग द ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन शो। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, वो कह रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नेचर में पोलर हैं और वो अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रोसेस को दिखा रहे हैं? तो वो कौन से प्रोसेस को शो कर रहे हैं बताएंगे मेरे बच्चों। ऑब्वियसली वो शो कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो 21% बच्चों ने आंसर ऑस्मोसिस भी दिया है। क्यों बेटा, बताया तो था भी। पानी के मूवमेंट की बात हो रही है, अगर स्पेसिफिकली पानी के मूवमेंट की बात हो रही है तो ऑस्मोसिस कहोगे। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहोगे, ठीक है। और अगर आयंस की बात हो रही है या मॉलिक्यूल्स जिन्हें लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। इनमें से किसमें एनर्जी भी चाहिए? पोल इज नॉट वर्किंग बेटा। मैं टेक टीम से बात करती हूं बेटा, एक बार मैं बैच मैनेजर से बात करूंगी, वो इस चीज को फिक्स करेंगे। काफी सारे बच्चे क्लास में कह रहे हैं कि पोल नहीं चल रहा है, तो मैं बात करती हूं और आप लोग को बताती हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए देखते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का खर्चा भी हो रहा है और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत भी पड़ रही है। सो ऑब्वियसली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम जानते हैं कि बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता। 81% बच्चों ने आंसर सही दिया है। वहां पे पंप्स की जरूरत पड़ेगी जो कि एक तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और वहां एनर्जी का भी खर्चा होता है। अगर आपसे इसी सवाल में ये पूछता कि ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जहां पर मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत तो पड़ती है पर एनर्जी का खर्चा नहीं होता, तो जवाब दीजिए चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपको ये कहे कि ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जहां पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत तो पड़ती है पर एनर्जी का खर्चा नहीं होता, तो आप क्या जवाब देंगे? यस, that would be facilitated diffusion। चलिए, पोल इज नॉट वर्किंग, पोल नहीं चल रहा है। पोल क्यों नहीं चल रहा है बेटा? मैं एक बार बात करती हूं आज टेक टीम से, ये काफी सारे, क्योंकि यहां तो देखो मेरा पोल चल रहा है, और अगर यहां पोल चल रहा है और कुछ बच्चों का रिजल्ट भी यहां देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कुछ बच्चों को शो हो रहा है और कुछ को नहीं हो रहा है। तो ये मैं फिक्स करती हूं इसको, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए। तो यहां पर हमारा खत्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड हमने काफी सारी चीजें जानी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसमें कितने प्रोटीन्स हैं, क्या लिपिड्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, हमने सब अच्छे से जान लिया। ठीक, क्या क्वेश्चन आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमने वो भी जान लिया। याद रखोगे ना, अगर पानी की बात हो रही है तो ऑस्मोसिस, अगर न्यूट्रल सॉल्यूट्स की बात हो रही है जिन्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है तो सिंपल डिफ्यूजन, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अगर आयंस की बात हो रही है या फिर किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल की बात हो रही है जिसे लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां से सीधा स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हाँ बेटा, कल मेरी क्लास होगी, पोल का मैं पूछ के बता दूंगी आपको क्या दिक्कत चल रही है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं। देखो, हमने सेल वॉल पढ़ ली, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली। जो पूरे सेल की मेम्ब्रेन है ये इसका नेचर भी बिल्कुल सेम होता है। और फिर हम जानते हैं कि सेल के अंदर भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है, यानी कि बहुत सारी ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, उसका नेचर भी बिल्कुल सेम है।
जितनी भी मेम्ब्रेन दुनिया में है सबका नेचर सेम है, वही बाइलिपिड लेयर सेम एकदम। तो जो ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ मेम्ब्रेन है उनका नेचर भी बिल्कुल सेम है। अब ध्यान से सुनेंगे, जब हम सेल के अंदर की तरफ मूव करते हैं तो यहां पर भी हमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलती है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे बात को कि 4 ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो आपस में जुड़ी रहती हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, माने उनका स्ट्रक्चर भी आपस में जुड़ा रहता है और उनके फंक्शन भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसी 4 सेल ऑर्गेनेली मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। एंडो मेम्ब्रेन मतलब सेल के हम अंदर गए वहां भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है। 4 सेल ऑर्गेनेली आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में एक दूसरे के फंक्शन में भी मदद करती हैं और एक दूसरे का स्ट्रक्चर भी उनका क्लोजली रिलेटेड होता है। ऐसी 4 सेल ऑर्गेनेलीज को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। राइट, सो व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? तो यहां पर हम देख लेते हैं, there are 4 cell organelles। अभी मैं इस डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगी। ऐसी टोटल 4 सेल ऑर्गेनेलीज हैं। देयर आर 4 सेल ऑर्गेनेलीज विच आर, जो कि कनेक्टेड हैं, विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, with each other both structurally and functionally। उनका स्ट्रक्चर भी आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उनका फंक्शन भी आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसी 4 सेल ऑर्गेनेली मिलकर बनाती हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस पर यहां से एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीटेड देखा गया है बेटा। यहां से एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीटेड देखा गया है और वो क्या है बता देती हूं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी 4 सेल ऑर्गेनेलीज मिलकर बनाती हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को? तो आप कहेंगे सबसे पहली आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद नेक्स्ट आती है अपनी वैक्यूल, और वैक्यूल के बाद नेक्स्ट आते हैं अपने लाइसोसोम्स। ठीक है बेटा, तो ये 4 सेल ऑर्गेनेलीज मिलकर बनाती हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। अब यहां आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से बेटा, ये देखना ध्यान से। ये जो है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूं। ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, जिसको जो सेल है उसको काट के दिखाया गया है आधा। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर से कौन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो ये देखिए, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड है ये गोल्जी बॉडी। ये आपको गोल्जी बॉडी नजर आ रही है, ये आपको लाइसोसोम नजर आ रहा है और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनके जो फंक्शंस हैं वो भी आपस में जुड़े रहते हैं बेटा।
डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, इस डायग्राम को आपको बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बताया है। तो ये चारों की चारों सेल ऑर्गेनेली आपस में जुड़ी हुई हैं, इनका स्ट्रक्चर भी काफी हद तक आपस में जुड़ा हुआ है और फंक्शंस भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये चारों सेल ऑर्गेनेलीज मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। आपको यहां दिख रहा होगा इस वाले डायग्राम में भी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये लाइसोसोम्स हैं और ये वैक्यूल्स हैं। तो देखो चारों आसपास ही हैं और चारों आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है बेटा, चलिए। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आ गया, जो बताई हैं वही समझो। यही चार सेल ऑर्गेनेलीज आपस में एक कनेक्टेड रहती हैं। सारी सेल ऑर्गेनेलीज आपस में इतना फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होती हैं, ये चारों जुड़ी हुई हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब यहां ध्यान से देखेंगे बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है जी। तो न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसी से निकलती है एक सेल ऑर्गेनेली जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से अराइज हो रहा है, कहां से निकल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। निकलती न्यूक्लियस से है और कहां तक फैली रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैली रहती है। और ये करती क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ये पूरे सेल के स्पेस को, सेल के अंदर जो जगह होती है, उस पूरे सेल की जगह को दो भागों में बांट देती है। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये कहां तक फैला हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो जगह है, ये इसके अंदर जो जगह है, इसे हम कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमिनल स्पेस मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली जगह है, और ये जो बाहर पूरी जगह है, इसे हम कहते हैं आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल के अंदर के स्पेस को दो भागों में बांट देती है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो उसके अंदर ही स्पेस है वो ल्यूमिनल है और जो बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल जानेंगे। आ जाओ बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहां से अराइज होती है? arises from न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होती हुई नजर आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती हुई नजर आती है, या इसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप जानते हैं, आप न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं बेटा। चलिए, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती है एंड स्प्रेड्स कहां तक फैली रहती है? अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होती है, यानी कि काफी सारे स्पेस को कवर करती है। एंड स्प्रेड्स की जगह एक्सटेंड्स लिखते हैं, एंड एक्सटेंड्स अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये सेल ऑर्गेनेली जो है ये फैली रहती है। जी मैम, वो पूछता है इस सवाल को, ये सवाल सीधा पूछा जाता है, ये सवाल बेटा सीधा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस से अराइज होती हुई दिखाई देती है। तो आप सारे ध्यान रखेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऐसा जब वो कर रही है तो वो पूरे सेल के स्पेस को दो भागों में बांट रही है। डिवाइड्स द स्पेस ऑफ सेल divides the space of cell into two parts। पूरे सेल के स्पेस को दो भागों में बांट देती है। कौन कौन से? एक होता है ल्यूमिनल स्पेस बेटा, इस पर भी सवाल आता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो पूरे सेल के स्पेस को दो भागों में बांट देती है। तो आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ल्यूमिनल स्पेस होता है और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस होता है।
दोनों में फर्क क्या है? जो ल्यूमिनल स्पेस है दैट इज स्पेस विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेस विद इन द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जो जगह है वो ल्यूमिनल स्पेस है, एंड स्पेस आउटसाइड ईआर स्पेस आउटसाइड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो पूरा स्पेस बचता है दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है बेटा, आई बात समझ? आ गई मेरे बच्चों बात समझ? अगर समझ में आ गई ये बात तो फटाफट से खूब सारे थम्स अप दे दो, क्लास की एनर्जी को बनाए रखो, जल्दी से खूब सारे थम्स अप दे दो अगर बात समझ में आ गई है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बेहतरीन मेरे बच्चों, यानी कि आपको कहानी कुछ इस तरह की नजर आएगी। सपोज ये हमारा सेल हुआ बेटा, ठीक है बाबूजी, और सेल के अंदर ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से निकल रहा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि निकलता न्यूक्लियस से है और कहां तक एक्सटेंडेड रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो आप देखो बेटा कि आपको दिख रहा है कि जो ये स्पेस है इनसाइड ये जो आपको ब्लू कलर का स्पेस दिखाई दे रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस है। तो ये जो आपको ब्लू कलर से स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and this is called as the luminal space. तो ये हमारा ER हो गया, और ये जो आपको ब्लू कलर से अंदर का पूरी जगह दिखाई दे रही है इसे हम कह रहे हैं ल्यूमिनल स्पेस, और जो येलो येलो कलर से आपको पूरी जगह दिखाई दे रही है सेल में, ये है हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो आप यहां इस डायग्राम में देख पा रहे हैं किस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पूरे सेल के स्पेस को दो भागों में बांट दिया है, और ये हमारा है बेटा सेंटर पर, दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कहानी होती है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इतना हमें समझ में आया। यहां से दो क्वेश्चन पक्का हो गए। कौन सी सेल ऑर्गेनली सेल के पूरे स्पेस को ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में बांटती है? ईआर। कौन सी सेल ऑर्गेनली ऐसी है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होती है? ईआर। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कौन कौन सी चीजें मिलकर बनाती हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईआर? आ जाओ बेटा डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तीन चीजें मिलकर बनाते हैं। क्या क्या होता है उसमें? सबसे पहले उसमें होती है सिस्टर्नी, उसमें होते हैं टिब्यूल्स, और उसमें होती हैं वेसिकल्स। ये तीन चीजें हैं जो मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती हैं। अब ये क्या है अभी ध्यान से समझाती हूं, आराम से सुनते जाओ और सुकून से समझते जाओ। देखो, ऐसे बोरे जैसे से फ्लैट स्ट्रक्चर जो होते हैं, इस तरह के फ्लैट चपटे स्ट्रक्चर होते हैं बोरे जैसे, तो सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर्स, चपटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बोरे जैसे। इन चपटे बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। इन चपटे बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। और इनकी खास बात यह है बेटा, ध्यान से सुनना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी जो सिस्टर्नी होती है उसके साथ
कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जुड़े हुए पाए जाते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। कितने बच्चों को याद है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, पहली या दूसरी क्लास में शायद, कि यूकैरियोट्स के अंदर, जब यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट समझाया था कि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से हिस्से से जुड़े हुए पाए जाते हैं? सिस्टर्नी से, सिस्टर्नी से बेटा, ठीक है। तो ये जो सिस्टर्नी है ये बोरे जैसे चपटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं राइबोसोम। और ऑब्वियसली कौन से साइज के राइबोसोम जुड़े हुए पाए जाएंगे बेटा? 80s साइज के। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं इसी क्लास में। जी मैम, इतना समझ में आया। तो मैम ये जो सिस्टर्नी है इनका काम क्या है? इनका काम है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, इनका काम है प्रोटीन बनाने का, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन्स बनवाने का। तो ये जो सिस्टर्नी होती हैं ये प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करती हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करती हैं। समझे बापू? टिब्यूल्स जो होते हैं ये इस तरह के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो टिब्यूल्स हो गए टिब्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन बेटा मेरे, टिब्यूल के साथ ध्यान रखिएगा, रेड अलर्ट करके लिख लीजिएगा कि यहां सिस्टर्नी जुड़ी हुई नहीं होती हैं। सिस्टर्नी आर नॉट एसोसिएटेड। जैसे यहां देखो बेटा जी, सिस्टर्नी जुड़ी हुई है, सिस्टर्नी से राइबोसोम्स जुड़े हुए, क्या बोल, सिस्टर्नी से राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, पर यहां टिब्यूल से राइबोसोम्स जुड़े हुए नहीं होते हैं। आप देख रहे हो मैं इसकी सरफेस से राइबोसोम नहीं जोड़ रही हूं, तो टिब्यूल्स के साथ राइबोसोम जुड़े हुए नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। राइबोसोम केवल सिस्टर्नी से जुड़े होंगे और इसीलिए टिब्यूल्स प्रोटीन नहीं बनाती हैं बेटा। फिर मैम टिब्यूल्स का क्या काम होगा? बेटा ये बनाएंगे आपके फैट, लिपिड्स और स्टीरॉइड हार्मोन्स। फैट, लिपिड्स एंड स्टीरॉइड हार्मोन्स। स्टीरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं ये आप हार्मोन चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोटीन का नेचर होता है, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टीरॉइड्स होते हैं, जो भी एक तरह के फैट्स होते हैं। वेसिकल क्या होते हैं मैम? वेसिकल होते हैं इस तरह के राउंड स्ट्रक्चर्स। दीज आर राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स। मैम इनका क्या काम होता है? इनका काम भी अभी बताती हूं बेटा। बताओ, ये दोनों बात समझ में आई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो बोरे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ राइबोसोम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं और वो प्रोटीन बनाती हैं, पर जो ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ सिस्टर्नी, उनके साथ राइबोसोम जुड़े हुए नहीं रहते और वो प्रोटीन नहीं बनाते, वो फैट, लिपिड और स्टीरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं। ये वेसिकल्स का क्या काम है? ये वेसिकल्स क्या करते हैं? जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको गोल्जी बॉडी के पास लेके जाती हैं। जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है बेटा वो एज इट इज सेल में इस्तेमाल नहीं होता है, वो एज इट इज सेल में इस्तेमाल नहीं होता, उसके साथ पहले थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं, तब जाकर वो सेल के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया वो ऐसा का ऐसा ही सेल में इस्तेमाल नहीं होता, पहले वो गोल्जी बॉडी में जाता है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं, तब जाकर वो सेल में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही जो लिपिड, फैट और हार्मोन्स बना रहे हैं टिब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ऐसे कैसे इस्तेमाल नहीं होते, उनमें कुछ बदलाव किया जाता है। तो वेसिकल क्या करता है? जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है उसे पैक करके, उसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है और किसे दे देता है? गोल्जी बॉडी को, कि ये लीजिए, संभालिए अपनी अमानत और इसमें जो भी बदलाव आपको करना है आप कर लीजिए। सो ये क्या करते हैं? वेसिकल्स take the secretions of endoplasmic reticulum
सिक्रीशन मतलब जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, टेक द सिक्रीशंस ऑफ ER टू गोल्जी बॉडी, जो कुछ माल मसाला ER ने बनाया उसको उठाकर किसके पास ले जाते हैं, गोल्जी बॉडी के पास ले जाते हैं फॉर प्रोसेसिंग, उसमें बदलाव करने के लिए। बताओ मेरे बच्चों, बात समझ में आई? तो ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी देखने को मिलती हैं, टिब्यूल्स देखने को मिलती हैं और वेसिकल्स देखने को मिलती हैं। ये तीनों चीजें मिलकर ER को फॉर्म करती हैं। चलिए, अब इसी के बेसिस पर दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, टाइप्स ऑफ ER। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला RER, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है बेटा SER, RER और दूसरा अपना आता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में फर्क क्या होता है अभी बताते हैं आपको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आ जाओ दोनों में फर्क समझते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने के लिए सिर्फ सिस्टर्नी और वेसिकल्स लगते हैं, फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। अभी मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी देखने को मिलती है, टिब्यूल देखने को मिलती है और वेसिकल्स देखने को मिलती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने के लिए केवल सिस्टर्नी और वेसिकल्स लगती हैं, यानी कि जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ओवल स्ट्रक्चर्स हैं वो, और सिस्टर्नी मिलकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है बनाते हैं। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टिब्यूल्स नहीं होती, सिस्टर्नी और वेसिकल होती है। लेकिन वही अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं बेटा, तो यहां पर दे आर फॉर्म्ड ऑफ, वो किसकी बनी है, वो टिब्यूल्स की बनी है और वेसिकल्स की बनी है। तो आप समझ जाओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी नहीं है, सिर्फ टिब्यूल्स हैं और वेसिकल्स हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टिब्यूल्स नहीं है, सिर्फ सिस्टर्नी है और वेसिकल है। तो समझ जाओ, जिसके साथ, जो सिस्टर्नी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, राइबोसोम, टिब्यूल्स के साथ राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका फंक्शन क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाने का, क्योंकि उसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट है और सिस्टर्नी के साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं, और जहां भी राइबोसोम होंगे वहीं प्रोटीन बनेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का, क्योंकि उसके साथ जो सिस्टर्नी है, उसके अंदर जो सिस्टर्नी है उसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास टिब्यूल्स हैं और टिब्यूल्स के साथ सिस्टर्नी, ये राइबोसोम जुड़े हुए नहीं रहते, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है सेल के अंदर? वो फैट बनाता है, it help in synthesis of lipids, fats and steroid hormones ये काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीधा कहां से निकलता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है, अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सीधा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है।
लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है। अभी डायग्राम में समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। अराइज फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझे मेरे बच्चों? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर टिब्यूल्स हैं, टिब्यूल्स, और टिब्यूल्स के साथ तो राइबोसोम जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए एसईआर का काम क्या होता है? फैट बनाना, लिपिड बनाना, स्टेरॉइड हार्मोन बनाना। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी प्रेजेंट है जिसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं, तो उसका काम है प्रोटीन बनाना। अब देखो इस डायग्राम में तुम्हें दिखाती हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहां लिखा भी हुआ है, देखो इस डायग्राम को सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इतना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो लाल रंग से दिख रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो नीले रंग से दिख रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो देखो आपको यहां क्या समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से देखना। जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा, उसमें क्या प्रेजेंट है? देखो वो सिस्टर्नी प्रेजेंट है उसमें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी से बना हुआ है, और उसके ऊपर ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे दाने चिपके हुए हैं ये राइबोसोम्स हैं। लेकिन वहीं अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो उसमें सिस्टर्नी नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें सिस्टर्नी नहीं है, इसमें केवल ट्यूब्स हैं, यानी कि टिब्यूल्स हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल ट्यूब से बना हुआ है, टिब्यूल से बना हुआ है। लेकिन जो ये उल्टा बोल दिया क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल ट्यूब से बना हुआ है, लेकिन वही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी से बना हुआ है। और आप यहां देख पा रहे हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सीधा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है, लेकिन ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आरईआर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे मैं तुम्हें बता देती हूं बेटा एक चीज, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं, वो भी मैं तुम्हें बता देती हूं। सम मोर फंक्शंस ऑफ एसईआर, इन पर क्वेश्चन आ जाता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फैट लिपिड बनाने का काम है, स्टेरॉइड हार्मोन, लेकिन उसके अलावा ये हेल्प करते हैं इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। SER helps in detoxification of drugs and also detoxification। आप सब जानते हैं कि हम अपनी बॉडी के साथ कितना अत्याचार करते हैं डेली बेसिस पर। हम कितना कुछ खाते हैं उल्टा पुल्टा। हम कभी अजीनोमोटो खा लिया, चाउमीन खा ली, जो हम सब्जियां लेकर आते हैं मंडी से, हम तो खुश होके लेके आते हैं, सब्जियां हैं भैया, फल हैं। आजकल फलों पे, सब्जियों पे जाने कौन कौन सी चीजों का स्प्रे होता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो हम रोजमर्रा में अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ऐसी ऐसी हार्मफुल चीजों को इंजेस्ट कर रहे हैं कि हम एक भी दिन ना बचें। लेकिन भगवान ने हमें एक बहुत ही कमाल की चीज दी है। हमारा जो सेल है ना बेटा, हमारी बॉडी में जो इतने सारे सेल हैं, और अपने आप में जो सेल है वो एक यूनिवर्स है, छोटा सा। एक छोटा सा सेल आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी का एक छोटा सा सेल आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। वो 24 घंटे बिना रुके, बिना थके आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो रोज सुबह उठकर हाथ जोड़कर अपने सेल को थैंक यू बोलो, अपने बॉडी के हर एक सेल को, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, हम जो कुछ भी केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, आजकल हवा में इतने केमिकल्स हैं कि हम हवा सूंघ लें तो कितने सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। पानी घरों में इतना साफ नहीं आता। तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो SER बैठा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठा है, वो निरंतर लड़ रहा है। वो हर दिन, हर मोमेंट, 24 घंटे 24/7 लड़ रहा है इन सारे हार्मफुल केमिकल्स से। आप ऐसे समझो हम खा रहे हैं उल्टा पुल्टा और अपनी बॉडी में केमिकल्स डाल रहे हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटो 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 हटो, सारे केमिकल्स को वो क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफाई कर रहा है।
तो हमारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारी बॉडी जो निरंतर लड़ रही है इन हार्मफुल केमिकल्स से, इन हार्मफुल चीजों से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हर रोज सुबह उठ के बोला करो, जय हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो हम कैसे जिएंगे? हम इतना कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, तुम सब सफाई कर रहे हो, 24/7 अपने काम में लगे हुए हो। तभी तो जो एजिंग हो रही है आजकल लोगों में, जो लोग जल्दी ही एज करने लग जा रहे हैं, जल्दी ही थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इतनी सारी चीजों से लड़ रही है कि हमारा सेल भी थक जाता है बेचारा। वो 24/7 चीजों से लड़ रहा है, तो क्या वो थकेगा नहीं? सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो रोज सुबह उठ के, बल्कि अपने पूजा की अलमारी में एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की छोटी सी तस्वीर लगा लो और रोज सुबह उठ के उसकी पूजा करो, क्योंकि वही आपको बचाएगा। आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आपके लिए लड़ रहा है, हर दिन लड़ रहा है, वही आपको बचाएगा। उसकी पूजा करो। चलिए, ग्लाइकोजन, हमारे लिवर में जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का, उसके पीछे भी एसईआर का काम है। ठीक है? मम्मी मारेंगी, नहीं मम्मी नहीं, मम्मी को भी बताओ कि मम्मी आपके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठा है ना, उसी की वजह से जिंदा हो आप। वही तारनहार है हमारा, वही हमारा भगवान है। चलिए, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब आ जाओ बेटा, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या कहना चाह रही है इसके बारे में, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। आ जाओ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये क्या कह रहा है कि जब हम सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर हमें दिखता है कि सेल के अंदर एक जाल बुना हुआ है। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है जाल, नेटवर्क पूरा एक। तो आप यहां देख रहे हैं कि पूरा एक नेटवर्क बुना हुआ है, पूरा एक रेटिकुलम बुना हुआ है टिब्यूल्स का और सिस्टर्नी का। इसी नेटवर्क को, इसी रेटिकुलम को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो एक नेटवर्क बना लेती है और पूरे साइटोप्लाज्म में फैली रहती है, तो आप उसे कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस को, इंट्रासेल्यूलर स्पेस मतलब सेल के अंदर की जो जगह होती है, सेल के अंदर का जो स्पेस होता है उसे हम इंट्रासेल्यूलर स्पेस कहते हैं। ये देखिए, सेल के अंदर का जो पूरा स्पेस है दैट इज इंट्रासेल्यूलर स्पेस। तो उसे दो भागों में वो बांट रहा है, ल्यूमिनल स्पेस इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस दैट इज साइटोप्लाज्म। जो पूरा का पूरा बाकी का साइटोप्लाज्म है उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कह रहे हैं, और जो ER के अंदर की जगह है उसे हम ल्यूमिनल स्पेस कह रहे हैं। द ER ऑफन शोज राइबोसोम। ER के साथ राइबोसोम जुड़े रहते हैं उनके आउटर सरफेस के साथ। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अगर राइबोसोम नहीं होते हैं तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अगर राइबोसोम जुड़े हुए हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. ऐसे सेल्स जिनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाया जाता है, ऐसे सेल्स जिनको प्रोटीन बनाने का काम दिया जाता है, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. अभी मैंने आपको बताया
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से निकलता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से निकलता है। तो वो कह रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्सटेंसिव है, मतलब पूरा फैला हुआ है और कंटिन्यूअस है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उससे ही निकलता हुआ नजर आता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेजर साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, उसका काम है लिपिड बनाने का। और ये एनिमल्स में स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनवाती है SCR। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर, तो एनिमल्स के केस में SCR जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब क्या हो गया चैट बॉक्स में भाई, कुछ ना कुछ चाहिए है ना। चलो आ जाओ, तो सारी लाइनें समझ में आ गई। देखो यहां दिखा भी रखा है एनसीईआरटी ने भी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चलिए, तो इससे रिलेटेड अब अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन शायद आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि इसमें गोल्जी बॉडी भी आ गई है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वेश्चन मैं आपको कल ही कराऊंगी बेटा विद गोल्जी बॉडी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम, और अपना बेटा डीपीपी सॉल्व कर लेना। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेलीज आ गई, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छे से समझ में आ गया RER और SCR कैसे दोनों अलग हैं, दोनों का स्ट्रक्चर कैसे अलग है, दोनों के काम कैसे अलग हैं, क्लियर है। चलिए, तो एक बार जाते जाते फटाफट से एक बार मैं डाउट सेक्शन देख लेती हूं। मैम कल भी सेम टाइम क्लास होगी क्या? नहीं बेटा, कल आपका वही सेम टाइम रहेगा 11 बजे। स्टीरॉयड हार्मोन, बेटा हमारे बॉडी में काफी सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे जो एड्रिनलिन कॉर्टेक्स है वो काफी सारे स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, हमारे लिवर के अंदर ग्लूकोज कंटिन्यूअसली ग्लाइकोजन में बदलता रहता है और ऑन डिमांड ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता रहता है, इसको हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वेसिकल से राइबोसोम जुड़े नहीं होते क्या? नहीं बेटा, वेसिकल से, वेसिकल का काम कुछ भी बनाने का नहीं होता है, टिब्यूल्स का काम होता है बनाने का और सिस्टर्नी का होता है। वेसिकल का काम केवल ले जाने का होता है। मैम ER से तो न्यूक्लियस भी जुड़ा हुआ है, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है? बेटा न्यूक्लियस सबसे अलग है, वो राजा है पूरे सेल का, वो किसी से नहीं जुड़ता। न्यूक्लियस इज द राजा ऑफ द सेल। मैम क्या सिस्टर्नी राइबोसोम के बिना भी हो सकती है? हाँ हो सकती है। गोल्जी बॉडी के पास भी सिस्टर्नी होती है, उनमें राइबोसोम नहीं होता। स्टीरॉयड हार्मोन्स, बेटा बहुत सारे हार्मोन्स हैं बॉडी में जो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। चलिए, इंट्रासेल्युलर स्पेस का मतलब होता है सेल के अंदर की जो जगह है। चलिए एक बार हम लीडरशिप बोर्ड देख लेते हैं, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे अच्छा परफॉर्म किया रानी ने, फिर बागड़ बिलोट, क्या नाम है बागड़ बिलोटा, क्या नाम है बाबू तेरा? अपना नाम नहीं है? है अपना खुद का नाम नहीं है तेरा? अनिल, कटियार, राघव, आशीष, मनदीप और खुश, ऐसा नाम क्यों रखना है? अपने खुद के नाम पे गर्व नहीं है? जो मम्मी पापा ने नाम दिया वो अच्छा नहीं लगता क्या? बागड़ बिलोटा। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। सेम टाइम क्लास रहेगी 11 बजे। परसों की क्लास कितने बजे रहेगी वो मैं आपको कल की क्लास में अपडेट कर दूंगी। तो अपना ध्यान रखो बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो, अपना काम रोज के रोज करो। दिन का संडे में थोड़ा सा रूटीन ब्रेक कर लो, उस दिन थोड़ी मस्ती कर लो, लेकिन बाकी के 6 दिन आपको जान लगा के एक रूटीन मेंटेन करना है और पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बाय, टाटा, लव यू ऑल, बागड़ बिलोटा।